ये एक फंडिंग गलत लेना एक अर्ली साइन है। बिजनेस चल नहीं रहा है पर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो भी तो मर जाएगा। क्या कोई एनपीए अकाउंट की फंडिंग की है आपने कभी? आप एक वर्किंग कैपिटल ले रहे हो तो आप सिर्फ अपने यूसेज के हिसाब से पैसा दे रहे हो। एआरसीज, एआरडीज, जो कंपनियां बनती ही नहीं थी वो मास्क कंपनियां बनाने लगी, सैनिटाइजर बनाने लगे। स्ट्रेस असेट क्या होते हैं वो आप बताएं। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर आपका वापस स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट के साथ हम लोग पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। आपने काफ़ी डिमांड करी थी कि सर के फर्स्ट एपिसोड के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए, उसी का ये वर्जन 2 है। और मैं आपसे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे हमको बड़ी हेल्प होती है बेहतर गेस्ट को शो पर लाने में और बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करने में। तो आप शो को एंजॉय करें। जय हिंद। मृत्युंजय सर, आपका वापस स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कशन किया था तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट एपिसोड के डिस्कशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा उस समय पॉडकास्ट के बाद डिस्कस हुआ था, दैट इज़ स्ट्रेस असेट्स, है ना, वो क्या होते हैं। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्रेस असेट सिंपल भाषा में आम एक आदमी समझ सके क्या होते हैं वो आप बताएं। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स में जब आप स्ट्रेस एसेट को समझते हो, बैंक किसको स्ट्रेस एसेट कहता है? एक होता है एनपीए। एनपीए मतलब 90 दिन से बैंक को पेमेंट नहीं कर रहा। ओके। बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है। और आपको तो पता ही है आज की डेट में न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ते होंगे कितने एनपीए हो गए, कितने चले गए। माल्या जी हैं और बड़े बड़े नाम हैं उसमें। फिर एक होता है कि यार मैं प्रॉब्लम में था, फिर उसके बाद सर अब मैं एक ओटीएस करने वाला हूँ कि इनका फुल फॉर्म भी बताते चलें सर साथ में। आपको ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूँ। एनपीए मतलब आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए बैंक के लिए कि आपने बैंक को पेमेंट ही नहीं दे पा रहे हो। आपने पैसा तो ले लिया पर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक कब तक रुकेगा? 90 दिन तक रुकेगा, फिर उसके बाद नोटिस देगा, फिर और देगा, फिर टाइम देगा, फिर अल्टीमेटली वो बोलता है आप एनपीए घोषित हो गए। कितने समय में डिक्लेयर करते हैं? वैसे 90 डेज होता है, बट थोड़ा बहुत कहीं पे हो तो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं कि यार चल मैं सब 100 दिन में कर दूंगा या 120 दिन में कर दूंगा, पर ट्राई कर यार भाई मेरे को दे 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 दे। बैंक कभी भी ये भी नहीं चाहे, बैंक की भी इंटेंशन नहीं है कि यार मैं जब 10 साल से इसके साथ काम कर रहा था बहुत अच्छा था, ये कभी नहीं दिया, और कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, हो गया चीज़, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कभी वेरी करता है। और कभी कई लोग जानबूझ के एनपीए कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एनसीएलटी से कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। इनकी इंटेंशन बड़ी डिफरेंट होती है, हर तरीके से होता है। एक ओटीएस होता है, यार सर मेरे पास अब नहीं है, आप मेरे से ओटीएस कर लो सर, मेरे को इतना देना है, ये है, मैं ओटीएस करके आपकी इतनी सेटलमेंट कर दे, वन टाइम सेटलमेंट कर देता हूँ बैंक की। तो कई बार बैंक कहता है कि मेरे पास, मैं तो या तो ऑक्शन करूँगा या नहीं तो इतना, तो मैं इससे नीचे आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, मैं डाउन नहीं जाऊँगा, या इंटरेस्ट पोर्शन इतना कम कर लेता हूँ, चल ठीक है इतना दे दियो, वो हो गया। एक होता है SMA 1 और SMA 2। मतलब SMA 1 SMA 2 क्या होता है? एक सिविल लाइन में जब आप सिविल देखते हो कि आपको एक डीपीडी दिखाई देती है। डीपीडी मतलब आपका पेमेंट कितनी डिले करके दी। आपकी 5 तारीख की पेमेंट है, आपने 30 दिन बाद दी, 15 दिन बाद दी, 25 दिन बाद दी, 89 डेज में दी, तो SMA 1 SMA 2 रिपोर्ट करती है सिविल, बैंक सिविल को भेजती है, तो वो जाती है बैंक। और आज की डेट में एक सिविल एक बहुत कॉमन हो गया है, कई बैंक जो है वो सिविल को ही फॉलो करते हैं। या सिविल में है तो यार ये मेरे लिए तो स्ट्रेस है, ये इसने पास्ट में एनपीए किया है, बैंकों को तरसाया, अब वो तरसाना उनके फॉर्मेट में वो एनपीए है तो वो कह रहे तरसाया होगा, ओटीएस कर लिया तो सेटलमेंट कर ली, 89 डेज में पैसे हैं पर दे नहीं रहा, रो रो के दे रहा है, कोई बैंक फंसा हुआ है, 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, 200 रुपये दे रखे हैं तो तरसा रहा है बैंक को। तो वो कई चीज़ जो है वो स्ट्रेस है। और कोविड के बाद एक नेचुरल चीज़ भी हुई कि वो स्ट्रेस में आए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी इंडस्ट्री बंद थी, बिल्कुल ही लॉकडाउन था। होटल इंडस्ट्री को देख लो, होटल में जाके रह कौन रहा था? कोई नहीं, ठीक है ना। आपकी पब्लिक कन्वेंस में भी कौन जा रहा था? कोई नहीं जा रहा था। रेस्टोरेंट में कौन जाके खाना खा रहा था? तो जो भी ये चीज़ें थी सब अंदर ही अंदर चल रही थी। लोग ऑनलाइन ही मंगा रहे थे,
किराने की दुकान पे जा कहाँ पा रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेस पे पड़ा हुआ था। उसने भी लोन ले रखा है तो वो भी स्ट्रेस में पड़ा हुआ है। कोविड की वजह से एनपीए बढ़ा है क्या एक्चुअली? बड़ा था क्योंकि वो पोजीशन, ये किसी को नहीं पता था कि मैं 6 महीने बंद होके बैठा रहूंगा घर के अंदर। एक चीज़ और थी, अगर कोई एनपीए हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि गेम इज़ ओवर? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री आज की डेट में मैं खुद देख रहा हूँ बाउंस बैक करी है वापस, और उनकी ज़रूरत पड़ी है। आज होटल लाइन की इंडस्ट्री देख लो, जो पहले 5,000 रुपये में मिल रहे थे वो 15,000 रुपये में मिल रहा है। लोगों की एक्सपेंशन होने लगा है कि घूमने जाओगे, हम ये करेंगे, वो जाएंगे। आप एयरलाइंस इंडस्ट्री को देख लो ना, एयरलाइंस इंडस्ट्री तो बिल्कुल डूब गई थी। आज एयरलाइंस इंडस्ट्री कितनी वो है, जो मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, बॉम्बे की टिकट मुझे 2,500-3,000 में मिलती थी, या 7,000-8,000 में मिल रही है। बूम कर गई, वापस बाउंस बैक हुआ है। कईयों को नहीं मिला। इसमें फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि कोविड के बाद एनपीए बढ़ा है ना, तो उसके क्या क्या रीज़न रहे? रीज़न देखिए क्या है कि आपकी हर इंडस्ट्री का एक चीज़ होती है कि मतलब आप सर्विस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर नेसेसिटी है तो वो चलेगी चलेगी। दवाइयाँ चलनी थी तो चलनी थी, वो इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। कोविड में तो और ज़्यादा दवाइयाँ बिकी, करेक्ट, सबसे ज़्यादा इंजेक्शन बिके, सबसे ज़्यादा वो बिके, सबसे ज़्यादा मास्क भी। जो कंपनियां बनती नहीं थी वो मास्क कंपनियां बनाने लगी, सैनिटाइजर बनाने लगे, वो बहुत बूम करे उस टाइम सेक्टर वो वाला। बट कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी, जैसे मैंने होटल इंडस्ट्री बताई, ट्रैवलिंग एजेंसी बताई, वो बंद हो गई बिल्कुल। बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इफ वी से, सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सो इट गोज ऑन। और चीज़ें करिए, और उसके बाद बाउंस जिसने किया है, पास्ट में एनपीए किया है, ओटीएस किया है और स्ट्रेस में पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने शुरुआत करी कि ऐसे केसेस बहुत हैं और ये चीज़ वापस कर लेगा, बाउंस कर जाएगा। अगर मैंने इसको शुरू से थोड़ी सी हेल्प करी तो वापस करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो काफ़ी इंस्टीट्यूशनों ने सोचा और उसके तरीके से उसको फंडिंग शुरुआत करी। ओके, तो अपन वहाँ जाने से पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक स्कीम गवर्नमेंट की लॉन्च हुई थी, GECL है ना, EGCL सॉरी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसका और एनपीए का या स्ट्रेस असेट्स का क्या कनेक्शन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, उस टाइम गवर्नमेंट को लगा यार ये जो एक छोटे तस्बे वाला MSME है, उसके अंडर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, पर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो भी तो मर जाएगा। अगर पेड अप लेबर जैसी कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उसको तो हर दिन खाने के लिए चाहिए ना, 400-500 रुपये चाहिए, उसके 4 बच्चे हैं, उसको भी तो पैसा चाहिए ना। तो उस इंडस्ट्री को अगर वो 20 मार्च 2020 से पहले अच्छा चल रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड सही चल रहा था, बैंक का पैसा टाइम पे दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, तो उसको गवर्नमेंट ने बोला कि इसको 10% दो, 10% दो, 10% दो, 3 बारी आप ELCG दो। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई? इंडस्ट्री ने पैसा तो उठा लिया, उन्होंने बोल दिया कि 1 साल का मॉनिटरी EMI आपको नहीं देनी है, बट टेन्योर क्या दिया आपको? 3 साल। करेक्ट। किसी की इंडस्ट्री जो 200 करोड़ रुपए के टॉप लाइन पे बैठी है, उसने 20 करोड़ रुपए का ले रखा, 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, 10% करके 6 करोड़ ले लिया, और 6 अब 3 साल में चुकाना है, तो एक तरीके से आपने BL ले लिया, वो तो कैश फ्लो मार देगा पूरा। आपकी EMI 3 साल में देनी है 6 करोड़ रुपए, आपका 6 करोड़ रुपए का तो CC लिमिट थी, आप उसका कितना EMI देते थे? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। अब इसकी EMI कितनी दे रहे हो, क्योंकि 3 साल में चुकाना है। अरे बाप रे, मतलब 1 करोड़ की बात करूँ तो 3 लाख प्लस ही बनेगी। तो आपकी EMI बहुत हैवी होगी ना, उसके वजह से उस पर आपकी बुक्स पे ही तो फर्क पड़ा, कैश फ्लो खत्म हो गया, कैश फ्लो खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, मैंने और ले ली बोरिंग और बढ़ गई, बोरिंग और बढ़ने से EMI हैवी हो गई,
ईएमआई हैवी हो गई, इंडस्ट्री में इतना कैश फ्लो नहीं है कि मैं उस ईएमआई को भरूं, वर्किंग कैपिटल भी भरूं, मशीनरी लोन भी भरूं, ये भी भरूं, वो भी, सब सारे छोटे टेन्योर के मिल गए और छोटे टेन्योर पे मेरे पर बर्डन आ गया, मेरी कैश फ्लो सारी बिगड़ गई। इवन तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद लोगों ने एक बड़ी मिस्टेक और की, लोन को भरने के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। और वो एक साइकिल बन गया, और इस विशियस साइकिल में फंस के, मतलब मैंने बहुत सारे अभी क्लाइंट्स की बैलेंस शीट देख रहा हूँ जिनमें स्ट्रेस असेट जो हम लोग देख रहे हैं ना, उनको फंडिंग का स्ट्रेस नहीं है, उनको रीपेमेंट का स्ट्रेस है, सारा का सारा स्ट्रेस ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। बिल्कुल। तो अभी इस तरह के लोग जो इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, उनको क्या एडवाइस करते हो, हाउ टू, वो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? देखिए, कई बार क्या कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ एक ब्रिज फंडिंग। कई बैंक्स या एनबीएफसीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो नॉर्मली कई एआरसीज या एआरडीज, वो सिर्फ चीज़ें ये समझते थे कि यार ये स्ट्रेस में है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस में है और इस स्ट्रेस में से इसको निकलना है, मैं पैसा दूंगा। वो करता ही इसीलिए था क्योंकि वो महंगा इंटरेस्ट लेता था, बट पैसा देता है उसको, धीरे धीरे वापस आ पाओ और ऐसे करके करो। बट चीज़ें को जो एक मन इच्छा होगी ना इंडस्ट्री वाले की, तो वो अगर कहेगा तो ठीक है सर, हाँ मैं नॉर्मली 12% पे लोन लेता था या 9% पे लोन ले रहा था, स्ट्रेस एसेट आपको 14%, 16%, 20% पे पैसा देगा, आपको एक तरीके से ब्रिज फंडिंग बोलेगा। आप 2 साल मेरा निकाल लो, इसके बाद मुझे को निकाल देना, मैं क्योंकि इतनी 20% का इंटरेस्ट हर इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। ये प्रोडक्ट है बाकायदा? हाँ, ये जो एआरडीज होती हैं, एआरसीज होती हैं, ये स्ट्रेस एसेट को ही ज़्यादातर फंडिंग करती है। एआरसीज, एआरडीज, एआरसीज मतलब एसेट रिकवरी जो कंपनीज होती है, हाँ, ठीक है ना, वो फंडिंग करती है। ये नॉर्मल बैंक्स और एनबीएफसी जैसे ये होते हैं? बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड होती है, सेबी रजिस्टर्ड वो होते हैं, इनको लाइसेंस मिलता है पूरा, ओके, और ये लाइसेंस से काम करती हैं और इनको सारी कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ओके, और ये करती है। तो स्पेसिफिकली ये इस तरह के लोन्स को ही करते हैं? करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, जरूरी नहीं कोविड से पहले नहीं, कोविड से पहले भी करते थे। ओके, उस टाइम भी ऐसी कुछ बहुत सारी एनबीएफसी थी, तो वो करती थी, वो कहती थी कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा है क्योंकि मैं आपके स्ट्रेस को निकाल रहा हूँ, आपको ब्रिज फंडिंग दे रहा हूँ, साल 2 साल 3 साल मेरे को चलाओ अच्छी तरीके से, फिर आपकी बुक्स अच्छी बन जाएंगी, सारे बैंक आपको वापस ले लेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? मैं जो नाम देता हूँ स्ट्रेस एसेट फंडिंग कहता हूँ इसको, ओके, कि आपको स्ट्रेस एसेट के लिए मैं कुछ टाइम के लिए पैसा दे रहा हूँ, मेरे को पैसा लो, काम करो, फिर दोबारा निकल जाओ। इसके फीचर्स क्या हैं? और फीचर्स क्या, जैसे मैं अगर कहूँ आपने पास्ट में एनपीए कर रखा है, पास्ट में ओटीएस कर रखा है, आज की डेट में 89 डेज की डीपीटी पे चल रहे हो, ठीक है ना, तो नॉर्मली ये केस कौन करते थे, एआरसी और एआरडी, पर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगे हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20% से 30%। और कितने समय के लिए देते थे वो? 5 साल। ओके। 2x प्रॉपर्टी चाहिए उन्हें, सब कुछ चाहिए। तो मैं अपने कहता हूँ कि इस लाइन में लाने के लिए मेरे गुरुजी हैं, मेरे संजय भंडारी मेरे गुरुजी, मैं उनको गुरुजी कहता हूँ और उन्होंने ही मुझे इस ग्रुप में भी ज्वाइन किया, फिल्म प्रो में। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि तुझे एमएसएमई को हेल्प चाहिए, और कोई चीज़ अगर हम करें तो इसमें कोविड के बाद बहुत सारी पोजीशन खराब हुई है, स्कूल इंडस्ट्री भी खराब हुई है, एजुकेशन को भी चाहिए पैसा, बहुत सारी स्कूल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो छोटी थी वो मर रही है, पर बड़ी थी वो तो चल गई, पर छोटी मर गई, पर उसको तो वापस करना है। तो उसको अगर हम लोग कुछ चीज़ कर सकते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई। आज की डेट में हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी अच्छी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई छोटी इंडस्ट्री को हेल्प करने वाला कोई नहीं बैठा। जो आप बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में रेट का, टेन्योर का क्या अंतर आ रहा है एआरसी से? देखिए, एआरसी जो नॉर्मली देता था वो देता था 20 से 24%, 20%, 24%, 26%, 30% के हिसाब से सालाना। 5 साल का टेन्योर देता है, इसमें आपका कैश फ्लो बन जाएगा तो आपकी फंडिंग हो जाएगी, नहीं बन रहा है तो नहीं करूँगा जी। वो तो जो जीसीएल प्रोडक्ट था सिमिलर वैसा ही है कुल मिला। हाँ, 2x प्रॉपर्टी उनको भी चाहिए थी, प्रोसेसिंग फीस 2% की उनको भी चाहिए थी। जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैंने कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, कि यार एक कुएं में से निकाल रहे हो फिर कुएं में डाल रहे हो, उसको निकालो
और उसको थोड़ा सा टाइम दो और टेन्योर बढ़ाओ। तो क्या मतलब क्या रेट दे रहे हैं आप और क्या टेन्योर दे रहे हैं? देखिए नॉर्मली जो होता है 14 से 16% होता है, और 2x प्रॉपर्टी उस बैंक को भी चाहिए, मेरी बैंक को भी चाहिए कि 2x प्रॉपर्टी पे काम करूंगा, 2% की प्रोसेस फीस ये लूंगा, पर मैं टेन्योर आपको 10 से 12 साल दूंगा कि कैश फ्लो बन जाए। टेन्योर बढ़ा दूंगा तो आपकी ईएमआई छोटी हो जाएगी। ओके ओके, तो आप कुल मिला के जो ब्रिज फंडिंग आप बोल रहे थे, हाँ, मैं खुद ही कहता हूँ कि मेरी महंगा रेट जरूर है, बट आप उसको एक तरीके से वो सुना लाइफ सेवर है आपके लिए। बैंक आपको दे नहीं रहा, एनबीएफसी भी मना कर रही, ये भी मना कर रहे, सब कोई मना कर रहे, फिर ऑप्शन क्या बताइए आरसी के पास, या बोलते हैं आप मेरा बेच लो सर, और क्या करूँगा। नहीं वो तो लाइफ को बर्बादी कर देता है। हाँ। इसमें मुझे एक कोई या एग्जांपल प्राइवेट फंडिंग ले जाते हैं लोग। हाँ वो भी एक बड़ी बहुत गंदी वो है कि प्राइवेट फंडिंग से पैसा उठा लेते हैं, और वो प्राइवेट फंडिंग की नहीं दे पाए तो मुझे मालूम है क्या होता है, पूरी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं वे प्राइवेट फंडर वाले। रिसेंटली घटना मैं आपको बता दूं, हमारे कोई परिचित हैं, उन्होंने कुछ मार्केट से लेन देन किए हुए थे, प्राइवेट फंडिंग इसी तरह की ली हुई थी, एंड लेटर ऑन ही कमिटेड सुसाइड। मतलब दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। सो कम बैक टू द टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल कि आपने इस प्रोडक्ट के ज़रिए किसी की हेल्प करी हो? मैं आपको 2 केस स्टडी बताऊंगा इसमें। एक केस स्टडी थी, एक गुजरात के हमारे क्लाइंट थे, जो मैंने आपको जीएससीएल की प्रॉब्लम बताई, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, बुक्स शानदार, 110 करोड़ रुपए का टॉप लाइन, 90 करोड़ रुपए की बैंक को प्रॉपर्टी दे रखी है, हर साल ग्रोथ, अच्छा पैट, सब कुछ चल रहा था। कोविड के टाइम पे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई, क्योंकि नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट नहीं था। करेक्ट। ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिससे वो नेसेसिटी है कि वो खरीदना ही खरीदना है मुझे, इसके बिना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। फूड के प्रोडक्ट बनाते थे, पर ऐसा प्रोडक्ट वो नहीं था। सिंपल कहूँ तो मैं आपको कहूँगा, आपका वो आता है क्या कहते हैं ना, ये चॉकलेट सिरप लगाते हैं ब्रेड पे, लोग खाते हैं, तो वो नेसेसिटी नहीं है ना। करेक्ट। पीनट बटर नेसेसिटी नहीं है, हर आदमी पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकता। करेक्ट, ऑप्शन है वो तो। जूस आप एसेंस बेच रहे हो, अरे छोड़ना यार, अभी रहने दे यार, रूह अफ़ज़ा नहीं लेंगे, पानी नींबू डाल के पी लेंगे, यही मिल रहा है नींबू, और एसेंस नहीं खरीदूंगा। तो उसकी इंडस्ट्री हिट हुई, डाउन आया, सब कुछ आया। उस टाइम ईएलसीजी ले लिए, ईएलसीजी लेकर वो 5-5 करोड़ रुपए करके 15 करोड़ रुपए के ईएलसीजी हो गए। अब 35 करोड़ रुपए के लोन पे आप 85 लाख रुपए की ईएमआई भर रहे हो महीने की। ओहो। वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की वजह से, ठीक है ना। तो वो 85 लाख रुपए की ईएमआई दे रहा था, एनपीए नहीं होता था। किस तरह पे कर रहे कैसे थे भी, अब उसकी इंडस्ट्री है, वो कैसे भी कैसे जुगाड़ करके, कुछ सस्ते में माल बेच के, कुछ ऐसे करके वैसे करके, बैंक को डिफॉल्ट ऐसे उस पर नहीं जा रहा था। इंटेंशन अच्छी थी उसकी, मतलब एनपीए होने से पहले वो रीपे कर देता कि 89 डेज में मैं पेमेंट कर दूंगा, 90 डेज के पूरे तो मैं एनपीए हो जाऊंगा। ओके। और उसका विजन अच्छा था कि सर मैं बाउंस बैक करूंगा इसमें। तो मैंने उसको बोला कि सर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, घर भी है, ये है, सारी चीज़ें बैंक के पास पड़ी है, कोऑपरेटिव बैंक पे, आप ऑलरेडी 13% दे रहे हो, अगर मैं आपको 1% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं आपको पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपका कैश फ्लो उतना नहीं है। आप मुझे मालूम है 40-50 लाख की ईएमआई आपके लिए बहुत आसान है। तो उसे बोला हाँ मृत्युंजय मेरे को चाहिए नहीं, मैं फिर से कमा लूँगा, आज नहीं मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ, दादा मेरे पिताजी भी काम कर रहे थे, मैं वापस इंडस्ट्री को बाउंस कर लूँगा। उसकी हम लोगों ने लोन टेक ओवर किया, 10 साल का लोन बनाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल मैचिंग करके दिया बैंक से, जो जब बैंक से चल रहा था, मतलब 13% के आसपास ही। हाँ ओके। वही मैच करके दिया, पर टेन्योर बढ़ा दिया। तो इमरजेंसी वाले भी टेन्योर बढ़ गए, जो उसके मशीनरी लोन थे वो भी टेन्योर बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, और उसकी 42 लाख रुपए की ईएमआई आ गई, जो कहाँ थी 80+? 85 लाख से 43 लाख पर मंथ की सेविंग। ओहो। और वो पूरी 1 महीने की सैलरी थी उसकी बंदे की, वहाँ के पूरे उसके ऑर्गेनाइजेशन की, 4 फैक्ट्रियाँ थी। वाह। अभी क्या स्थिति है उनकी?
आज तो ये पोजीशन आ गई है, एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग कर रहा है, एसएमई आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहा है। मतलब जो वो आदमी इन्वेस्टर भी आ गया उसके पास। अच्छा, हाँ, इन्वेस्टर भी आ गया, उसने पैसे भी दे दिया। अब उसकी पूरी तैयारी हो रही है कि मैं एसएमई आईपीओ पे लिस्टिंग कर रहा हूँ। वाह, मर्चेंडाइज बैंकर भी फाइनल हो गए, सब कुछ फाइनल हो गए, बट वही था कि वो एनपीओ अगर हो जाता तो नहीं जा सकता था। ये मैं जो कहता हूँ ना कि मेरे गुरुजी उन्होंने जब मुझे ज्ञान दिया वो गया, हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, तो वो माल किया। तो आज की डेट में वो एक इन्वेस्टर भी आ चुका है, वो पैसे लगा चुका है उस कंपनी के अंदर, इसके शेयर उसने अपने डाइल्यूट कुछ किए हैं, और आज की डेट में वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं अगले साल इसको लिस्टिंग करूंगा। एसएमई पे जब वो बोर्ड करने लिस्ट करने का सोच रहे हैं, क्या वैल्यूएशन पे जाने का सोच रहे हैं तकरीबन? ये अभी मेरे को नहीं ज्ञान नहीं है, मैं उस जगह में मेरा फोटे नहीं है, मैं कहूँ तो। ये हो गया बिफोर एनपीए वाला केस, मतलब एनपीए। क्या कोई एनपीए अकाउंट की फंडिंग की है आपने कभी? हाँ, की है। उसका एग्जांपल बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अपने महाराष्ट्र में ही था, बट दैट इंडस्ट्री वॉज अ इंडस्ट्री विच ही वॉज प्रोड्यूसिंग विच इज अ बैंड आइटम। लाइक बैंड आइटम क्या था वो? मतलब पेट कोक। पेट कोक। बट पेट कोक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री। ओके, बहुत जरूरी है। अगर वो पेट कोक नहीं मिलेगा, हाँ, वो हार्डन नहीं होगा, मजबूती नहीं आएगी उसमें आयरन में, वो हार्ड को चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। और ये किसने दिया हमारे को? मेन खासियत ये, एक इन्वेस्टर ने जिसने पैसे लगाए थे उसने मुझे बोला कि मृत्युंजय ये एनपी पड़ा है, मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ, और पैसे लगा भी दिए हैं, ठीक है ना, इसको पैसे देने हैं तेरे को। और मैंने बोला कि क्या? उसने बोला ये बनाता है। क्या टिकट साइज था उसका? ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, 15 करोड़ रुपए का ही टिकट साइज दिया था हम लोगों ने, बट वो 15 करोड़ रुपए बहुत बड़ा लाइफ चेंजर था उसके लिए। क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा को है कि एक तो बैंड आइटम है, तो नया लाइसेंस इशू नहीं हो रहा। हाँ, तो जो जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं को अलाउड है, मतलब उनकी मोनोपोली थी उसमें। मोनोपोली है। ओके, नई इंडस्ट्री को मिलेगा नहीं, कोई बैंड आइटम है। ठीक है ना। तो और वो आइटम खरीदना बहुत जरूरी है। टाटा स्टील है, जो भी स्टील इंडस्ट्री वाला बैठा है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री वाला बैठा है, कोई भी बैठा है, उसको चाहिए। इसके लिए आपको कोटा भी मिलता है। आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना है, और देता कौन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया में? 3 ही इंडस्ट्री है, हाँ, वही देंगे आपको। करेक्ट, वो आपके पास कोटा होना चाहिए। करेक्ट, वो कोटा आएगा, पूरा टैंक वो आएगा, ट्रेन आएगी, हाँ, उसकी बकायदा ट्रेन आती थी उसके अंदर, उसके फैक्ट्री के अंदर, और वो ट्रेन पेट्रोल उतरेगा, उससे वो प्रोसेस करेगा और फिर उनको देगा। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव आइटम हो गया। अब एनपीए पड़ा हुआ है। हम लोगों ने बोला कि यार इसके आगे का ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि अगर मैंने इसको सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए पैसा दे दिया, अभी क्या कर रहा है, B2B से खरीद रहा है, और B2B वाला जो है, जो इसको रॉ मटेरियल परचेज करके देता है, प्रॉफिट मार्जिन वो खा जाता है। इसका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल, क्योंकि ये जॉब वर्क की तरीके से कर पाता है। करेक्ट। तो मेरे को जो इन्वेस्टर हमारे मिले, जो दोस्त थे हमारे बहुत अच्छे बॉम्बे के, उन्होंने बोला कि यार ये मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ इसमें, यार इसको कुछ आप फंडिंग करो। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं लगा पाऊंगा, अगर इसका बिजनेस चल गया तो ये करेगा, प्रोग्रेस करेगा, और ये इसके सारे बायर्स हैं। तो हमारे NBFC ने उसको मिला, उससे बात करी, सारी चीज़ें करी, और एसेट था उसके पास। उन्होंने बोला कि इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू। मैंने बोला सर वैल्यू मेरा बैंक निकालेगा, आपकी लाइसेंस का वैल्यू नहीं है मेरे लिए अभी। बैंक का वैल्यू सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से है। करेक्ट। मैं लैंड और बिल्डिंग के हिसाब से फंडिंग कर रहा हूँ, मेरा लाइसेंस की वैल्यू नहीं है। मैंने वो लाइसेंस के लिए मेरे लिए नहीं, बैंक लाइसेंस को बेच के पैसा तो निकाल लेगा, मैं तो प्रॉपर्टी से तो करूँगा ना। तो थी, उन्होंने घर दिया, अपना ऑफिस दिया, मैं घर नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। मैं बोला सर एक बार ही बाउंस बैक तो करो, समझो तो सर, बाउंस बैक नहीं करोगे तो फिर बेच के ही जाओगे ना, फिर क्या करोगे, बैंक आपको अब ले जाएगा। करेक्ट। और लाइसेंस की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके बाद, लाइसेंस की वैल्यू भी नहीं रहेगी। एक बार कर लो, जब इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार है, मेरा बैंक आपको देने को तैयार है, तो अब लगाओ और करो ना। मैं आपको दे रहा हूँ ना, कर लेना, 3 साल बाद मेरे को निकाल देना, मैं कह रहा हूँ आपको, बैंक वही बैंक टेक ओवर कर लेगा आपको। किया उन्होंने, लिया। आज की डेट में मेरा पैसा लगा हुआ है बैंक का, मतलब बैंक का पैसा लगा हुआ है
सब कुछ सही टाइम पे ईएमआई जा रही है, इन्वेस्टर ने फिर पैसे लगाए, ऑर्डर्स आ गए बहुत तगड़े, वापस जो पूरे सारे वो थे क्या कहते हैं इनके बायर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री JSW और ये सारे वापस आए, ऑर्डर देना शुरू कर दिया उसने और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जो B2B को प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट अपने पास रखता है। ओके, और आफ्टर फंडिंग क्या सीन है? अब सीन बहुत अच्छा है, मतलब 50 करोड़ से भी 60 करोड़ का, मैंने भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ओके, 50-60 करोड़ के फंड उस पर पहुंच गया वापस। मतलब प्रोजेक्शंस क्या जाएंगे अगर अगले आए बहुत जाएंगे उसके, मतलब समवेयर अगले 2-3 साल अरे में? मैं कह रहा हूँ वो वापस अपने उस पर चले जाएगा 200-300 करोड़ 500 करोड़ वाले पे। एक चीज़ और इसमें, ये दोनों केसेस से मुझे एक बात समझ में आई कि एनपीए को फंडिंग की जा सकती है बिफोर एंड आफ्टर दोनों स्टेटस में, है ना। मुझे आप ये बताओ, अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं एक स्ट्रेस अकाउंट के अंदर? वार्निंग साइंस तो सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है, ये जो आज के दिन में ये जो चल रहे थे ना, ये अभी तो गवर्नमेंट ने अच्छा रोक लगाया, एक BL बिजनेस लोन। बिजनेस लोन। ओके, बिजनेस लोन इज नॉट अफोर्डेबल अनटिल अनलेस आप बहुत ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। ये बिजनेस लोन सबसे बड़े वो प्रॉब्लम है, आपके बुक्स में इतना बड़ा बर्डन बनाते हैं। और जो अच्छे से जब बैंकर होता है, क्रेडिट वाला होता है, यार इसकी DSR खत्म। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसको बेसिकली लोगों को पहले ही समझना चाहिए कि जो जैसे मेरे मित्र हैं अमरिंदर जी, वो बताते हैं मैं क्यों CFO हूँ, मैं वर्चुअल CFO क्यों हूँ। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने कॉस्ट फैक्टर आपकी कहाँ जा रही गलती, करेक्ट, उसको एनालिसिस करो। उसको एनालिसिस करके कोई एक एक्सपर्ट बैठेगा, CA बैठेगा, यार ये कॉस्टिंग आपकी ये गलत जा रही है, ये कॉस्ट फैक्टर कम करो, यहाँ पे बचाओ इस चीज़ों को। लोन लेना बहुत आसान है पर चुकाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसकी प्री प्लान कोई नहीं करता कभी भी, अरे बस ऑर्डर आ गया ले लो लोन। यहाँ जो बिजनेस लोन से आप बोल रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती क्या है बिजनेस लोन की वजह से? सर देखो ना, सिंपल है, आप एक वर्किंग कैपिटल ले रहे हो तो आप सिर्फ अपने यूसेज के हिसाब से पैसा दे रहे हो। वहाँ आपने ले लिया तो आपको तो देनी है। और ले किस पे ले रहे हो? 16%, 18%। आपका क्या कोई बिजनेस ऐसा है अनटिल अगर मैं कहूँ कि अफीम बेच रहा हूँ तो हो सकता है प्रॉफिट। और अगर जिस ऐसा मेरे को कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कैंसर की दवाई बना रहा है, हाँ, उसका पेटेंट है, तो वो 100 के 200 ले रहा है, तो वो कमाई कर रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है 18%, 24%। पर मेरे हिसाब से कोई अपने लाइफ में मैंने कोई ऐसे नहीं देखा कि कोई 24%, 18% के इंटरेस्ट पे पैसा उठाता है। वो इंडस्ट्री कभी हो नहीं पाती। मतलब 1 करोड़ रुपए का अगर किसी ने वर्किंग कैपिटल लिया और 1 करोड़ के बिजनेस लोन लिए, है ना, तो इस 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं तो इसका इंटरेस्ट आता है समवेयर अराउंड 90,000 रुपये महीने के आसपास। बहुत कम भी हो सकता है ना, क्योंकि बीच में पैसा आता भी तो है। आप 5 दिन 10 दिन पैसा रखते भी हो। यूटिलाइजेशन पे कैलकुलेशन करें तो 90,000 इसका आता है। BL की EMI कितनी आएगी तकरीबन? BL की EMI 1 करोड़ रुपए की 3 लाख रुपए की EMI आएगी। 3 लाख रुपए की, तो इसका मतलब है उसका कैश फ्लो खत्म हो रहा है यहाँ पर। और प्रिंसिपल पेमेंट अलग करना है। और उसमें क्या है, पहले बंद नहीं कर सकते, पहले बंद नहीं कर सकते, फोरक्लोजर 4% का पेनल्टी ले लो, 6% की पेनल्टी दो। तो मेरा क्वेश्चन अभी सर जो इनिशियल था उस पर वापस आते हैं, दैट इज़ कि अर्ली साइंस जो होते हैं एक NPA अकाउंट में, जो NPA होने वाला है या हो सकता है, वो क्या होते हैं? बिकॉज ये तो हो गया कि एक फंडिंग गलत ले ली, उसकी वजह से आप वहाँ जा सकते हो, ये एक फंडिंग गलत लेना एक अर्ली साइन है। और क्या क्या साइन हो सकते हैं इसके अलावा? और साइन क्या है कि मैं इतना ज़्यादा, वैसे मैं अगर कहूँ तो मेरी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत मेरे मित्र मेरे को बता पाएंगे, मैंने ये सारी चीज़ें मैं कभी सोचा भी नहीं। अर्ली साइन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये लोन मेरे को नहीं लेना चाहिए था, ठीक है ना, और लोन ले लिया है। अब उसकी अगर आपकी बाउंसिंग जारी है या कुछ चीज़ हो रही है, डिले हो रही है पेमेंट, उसको पहले वो करो कि मेरे को इसके लिए मैंने गलत स्टेप लिया और वो EMI को मैं, अब ये मेरी सिविल को भी ख़राब करेगी। सिविल को देखो आप, कई बार सिविल भी लोग कहते हैं वो है, तो सिविल को भी देखो कि आपकी DPD जा रही गिरी जा रही है और इनकम उतनी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं ये लोन लूँ क्या नहीं लूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, बट स्पेसिफिक पॉइंट कहूँ तो मेरे को उस तरीके से एनालिसिस वाला आदमी नहीं हूँ ना, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं।
एक्चुअली ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं किसी के साथ बैठा था हमारे पॉडकास्ट में, तो उनसे मेरी चर्चा हुई इस विषय पे, ऑफ ट्रैक हुई है। तो उन्होंने अर्ली साइन बताए थे, जैसे एक पेशेंट होता है, एक हार्ट पेशेंट, तो उसको अर्ली साइन आने लगते हैं 6 महीने साल भर पहले से कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बट वो उसमें ध्यान नहीं देता। जिस दिन हार्ट अटैक आता है उस दिन तो एक्सीडेंट होता है, उन्होंने इस तरह समझाया था। तो उन्होंने बोला था कि एनपीए अकाउंट में जनरली कुछ चीज़ें घटती हैं। मैं ऑन कैमरा इसलिए क्योंकि आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं और आप उसको बेहतर समझते हैं। उन्होंने बताया था, सही बताना, मतलब करेक्ट करना इफ़ आई एम रॉन्ग। पहला उन्होंने बताया था कि कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, मतलब कि आपकी आमदनी 100 रुपये थी और आपने 110-120 रुपये की ईएमआई बांध ली। दूसरा उन्होंने बताया था कि कैश फ्लो का मिस कैलकुलेशन, यानी कि कोई इनकम आने वाली है जो अभी है नहीं, संभावित है, आपने उसको इनकम में जोड़ लिया है। तीसरी उन्होंने चीज़ बताई थी हाई कॉस्ट फंड्स, मतलब जो आपने बोला कि भाई 3 साल छोटे टेन्योर के हाई रेट के फंड उठा लिए मार्केट से या बैंक से। और चौथा उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि शेखर, लोग क्या करते हैं कि फंड का डाइवर्जन कर देते हैं, यानी पैसा लिया था बिजनेस में रॉ स्टॉक या फिनिश गुड या मशीनरी के लिए और उससे उठा के प्लॉट खरीद लिया, जिससे कोई इनकम नहीं आने वाली। उस मशीन से कुछ प्रोडक्शन होता है जिससे कुछ इनकम आती है। तो बोला ये 4 मेन रीज़न है, मतलब ये चारों में से कोई घटना एनालिसिस करी, बहुत सही एनालिसिस करी उन्होंने, और दिया भी कि मतलब उदाहरण की बेसिकली हार्ट अटैक आना है तो यार ये तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी, तो गलत किया तुमने, गलत किया। तो उन्होंने यही बताया। और ये चौथा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जन ऑफ फंड, और लोगों ने बहुत किया है इतना किया है। मतलब मैं तो गुड़गांव में बैठा हूँ, आज की डेट में जो कोविड से पहले रेट थे 1 लाख रुपए गज, आज 5 लाख रुपए गज के रेट है। 4 साल के अंदर पैसे का इन्फ्लेशन हो रहा है और यहाँ पे 5 लाख रुपए गज माल बिकना शुरू हो गया है। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा ही अपना फ्लैट है, मेरा फ्लैट जो था 80 लाख का था, आज मैं बेचने जाता हूँ 3.5 करोड़ रुपए का बिक रहा है। तो आर यू नॉट हैप्पी विद दैट? आई एम हैप्पी, बट इतना कॉस्ट बढ़ा है। एक्चुअली ये जो बात है सर, अगेन कम बैक टू द एनपीए, बिकॉज उन्होंने जो बात बोली थी, तो ये 4 फंड, 4 बोला उन्होंने, ऐसे बोला था ये 4 इशारे हैं। बोला अगर ये कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो सूनर और लेटर वो इस रास्ते पर जाएगा 100% जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल क्लोज सर। इट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। आप अगर व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें, जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको एनपीए हो चुका है या एनपीए होने वाला है या उनकी ईएमआई बाउंस होना शुरू हो गई हैं, वो इस रास्ते पे बहुत आगे ना जाएं, समय रहते इससे बाहर निकल पाएं, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे उनको? मैं ये सलाह देना चाहूँगा लोगों को कि कई बारी अगर कोई कंसल्टेंट आपको कुछ चीज़ समझा रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सीएफओ को और बड़े बड़े सीईओ को पैसे क्यों देती हैं? क्यों देती हैं? बिकॉज देयर एक्सपीरियंस काउंट्स। दे गिव यू, जो जैसे एक डॉक्टर बताया ना, ये हार्ट अटैक आने वाला है तेरे को, तो चीज़ें अगर उनके तरीके से भी अगर आप कंसल्ट करो, समझो, अगर आपको ग्रोथ में जाना है तो ये कंसल्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हर चीज़ दूसरे के हिसाब से नहीं चाहिए कि यार वो तो बन गया, वो एक रिलायंस बन चुका है, बट उस रिलायंस का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे उसकी जो नींव रख रहे थे वो सिर्फ धीरू भाई अंबानी ने नहीं रखी है, उसके नीचे वाले बंधुओं ने भी रखी है। वो उस स्टेप पे उसको लेकर गए। तो कई बार वो इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पाती, बट आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। आप सीखो, समझो। आजकल वर्चुअल सीएफओ आ गए, ये आ गए, वो सारी चीज़ आ गई, और चीज़ों को इंडस्ट्री के हिसाब से समझो और कैलकुलेट करके पैसा उठाओ। ऐसे पैसा उठाना नहीं अच्छा है, क्योंकne इंडस्ट्री आपकी ग्रोथ करेगी, बिकॉज इट इज़ योर, मतलब कहते हैं ना, जब पसीना लगा के मेहनत करके बनाई है तो उसको ऐसे ही मत झोंक दो और किसी के बहकावे में पैसा मत उठाओ। ऐसे जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया, बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल्स हैं, बहुत डिफरेंट हैं, चीज़ें आ गई हैं, और उस चीज़ों को फॉलो करोगे आपकी इंडस्ट्री दोबारा चालू होएगी और कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। मतलब आपकी बात अगर मैं समराइज़ करूँ तो अच्छी टीम के साथ काम करो, टीम के साथ काम करो, करेक्ट। और एनपीए तो सिनेरियो भी ऐसा होता है कि जिसमें
आदमी को क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट होते हैं ना, उस तरह का हाथ मामला पैर दिखता ही फूल नहीं जाते है। हैं, कोई हेल्प करने को राजी नहीं होता, कोई help बोले यार ये तो डिफॉल्टर है, मैं तो इसको पैसे ही नहीं दूंगा। बट कई आपके कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, नहीं यार कुछ हुआ होगा, समझता है उसको। ऐसे कुछ बैंकर भी होते हैं, समझते हैं उसको, बोले नहीं यार इसको वापस आएगा आएगा होगा, मुझे नज़र आ रहा है। तो नेवर लीव होप, नेवर लीव होप। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड जस्ट वर्क। चलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि जल्दी हम लोग वापस कनेक्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए विचारों के साथ। थैंक यू शेखर जी, आपका बड़ा वो रहा। मेरे को चीज़ें आप लोगों ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैं से बोलना चाह रहा था, मेरे आज निकली कि मैं अपने जो अपने एमएसएमई हैं, अपने उद्योग हैं, उनको मैं कुछ चीज़ हेल्प कर सकूं, कि उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकूं। और आपके माध्यम से जो आप ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, उससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि ये जो आप जब भेजेंगे लोगों को, अवेयरनेस देंगे, तो वी लाइक कहते हैं ना, मेक इन इंडिया जैसे कहते हैं, तो वी कैन ग्रो आवर इंडस्ट्री, वी कैन ग्रो एंड मेक अ डिफरेंट लेवल। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू। चलो सर, थैंक यू, सलाम सर। धन्यवाद। थैंक यू।